कि काले धन के मामले में हर भारतीय को 15 लाख रुपए देने का वादा जुटा था। सरकारी स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी स्कूल बंद करवाना गलत है। डीमोनेटाइजेशन करवाया, उसका रीज़न क्या है ये जनता को न बताना, ये भी गलत है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे चुनाव लड़के पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़वाना, ये भी गलत है। देश में चल रहे आंदोलनों को नज़रअंदाज करना, अगर कोई इन देश का नागरिक आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाना, इनकम टैक्स और ईडी जैसी संस्थाओं को अपोजिशन का आवाज़ दबाने के लिए यूज़ करना, या फिर ये सब किस तरफ इशारा करता है? ये सब सुनने के बाद एक ही इंसान का नाम जहन में आता है, वो है जर्मनी का हिटलर। हिटलर को भी लोग तब तक पूछते रहे जब तक कि उन्हें ये एहसास ना हुआ कि वो एक तानाशाह बन गया है। पर लोकतंत्र में अगर किसी सरकार का चेहरा एक पार्टी न होकर एक इंसान बन जाए तो वहाँ पे तानाशाही का आरंभ शुरू होता है। लोकतंत्र में लोग मालिक और नेता सेवक होने चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है तो लोकतंत्र संकट में है। बीजेपी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई है जिसके वजह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ सकती है। अपोजिशंस का कहना है कि बीजेपी प्रतिशोध के लिए ये सब कर रही है। अपोजिशंस के लीडर्स बैकआउट कर गए हैं जब ये बिल का प्रस्ताव रखा गया। ऐसा क्या है इस बिल में? क्या सच में प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खाली करवाने का दम इस बिल में है? तो चलिए जानते हैं। आप देख रहे हैं #वेबी और मैं हूँ वैजनाथ पिडवे। 2025 के मानसून सेशन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में एक बिल रखा था जो कि 130वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, और इस बिल का प्रस्ताव रखते ही अपोजिशंस के लीडर बैकआउट कर गए। अपोजिशंस के लीडर के बैकआउट करने के पीछे का रीज़न उन्होंने बताया कि बीजेपी ये सब प्रतिशोध के लिए कर रही है। इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपोजिशंस डर रहा है? तो ये बिल कहता है कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री हो 30 दिन के बाद अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। अब अगर मंत्रियों को कुर्सी खाली करनी पड़ रही है तो सबसे ज़्यादा मंत्री तो रूलिंग पार्टी के होने चाहिए, और इससे डर रूलिंग पार्टी को होना चाहिए। बल्कि इससे अपोजिशन क्यों डर रहा है? ऐसा क्या है इस बिल में? तो ये सब जानने के लिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये बिल क्या कहता है। ये बिल कहता है कि प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर ऐसे किसी क्रिमिनल ऑफेंस में जिसकी सज़ा 5 साल से ज़्यादा या 5 साल हो, अगर उसको अरेस्ट किया जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है, और वो जुडिशियल कस्टडी 30 दिन से ज़्यादा होती है, तो उस मंत्री का पद ऑटोमेटिकली बर्खास्त हो जाएगा 31वें दिन में। और इन्हीं क्राइटेरिया की वजह से यहाँ पे पूरा गेम चेंज हो जाता है। अब ये गेम कैसे चेंज हो जाता है वो समझते हैं। ये समझने से पहले हमें एक बात समझने की ज़रूरत है कि अभी बीजेपी के पास कितने एमपीज़ हैं, यानी कि बीजेपी के पास कितने खुद के वोट्स हैं। बीजेपी के खुद के वोट्स और अलायंस, ये दोनों मिला के एनडीए के कितने वोट्स हैं, और उनको और कितने वोट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके बाद जाकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवा सकते हैं। अब लोकसभा में बीजेपी के पास 240 एमपीज़ हैं, और जो एनडीए अलायंस जिनके साथ किया है बीजेपी ने, उनके 53 एमपीज़ हैं। दोनों मिला के 293 एमपीज़ हो जाते हैं, और सिंपल मेजॉरिटी 272 पे मिल सकती है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो उसके कुल मिला के एमपीज़ है 245, और उस 245 एमपी में से बीजेपी के पास 114 एमपीज़ हैं, और इंडिया अलायंस मिला के टोटल स्ट्रेंथ जाती है 145। यहाँ पे भी इनकी सिंपल मेजॉरिटी है, मतलब दोनों हाउसेस में इनके पास सिंपल मेजॉरिटी से ज़्यादा एमपीज़ होने के बावजूद भी ये एक बिल पास नहीं कर पाए। इसके पीछे रीज़न है
कोई भी कानून पास करवाना एक अलग बात होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना एक अलग बात है। कोई भी कानून अगर रूलिंग पार्टी को पास करवाना है तो हमारे देश के दोनों सदन में जितने उपस्थित और वोट करने वाले एमपीज हैं उनमें से 50% से ज़्यादा वोट अगर होता है तो वो कानून पास हो सकता है। पर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाना है तो इसके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। तो दोनों सदन में पूरे सदस्य हैं उनके 50% वोटिंग होनी चाहिए एंड दोनों सदन के जितने उपस्थित और वोट करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 वोटिंग इस बिल के साइड से होना चाहिए, तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो सकता है। ये बात समझने की ज़रूरत है कि अपोजिशंस आखिर इससे क्यों डर रही है। अपोजिशंस का एग्जैक्टली क्या कहना है कि ये बिल आने के बाद उनको किस तरीके से चोट पहुंच सकती है। अपोजिशंस का इस पे कहना है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, सत्ता इनके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके पास है, पुलिस इनके पास है, न्यायिक व्यवस्था भी इनके अंडर है। किसी भी स्टेट में जहाँ पे बीजेपी की सत्ता नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री पे अगर एलिगेशंस लगते हैं तो उस मुद्दे को ये हाथ में पकड़ के उस मंत्रियों का, उस स्टेट के मुख्यमंत्रियों का ये लोग हनन कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी सत्ता बर्खास्त कर सकते हैं, फिर से चुनाव वहाँ पे करके ये खुद सत्ता में आ सकते हैं। और इसमें ईवीएम की बात तो पूरे देश में चल रही है। तो यही कुछ ऐसे रीजंस है जिसके वजह से अपोजिशंस इसको डर रही है। अब बीजेपी का इस पे क्या कहना है। जब अमित शाह जी को एक पत्रकार ने पूछा कि इसके पीछे क्या रीज़न है तो अमित शाह जी ने बोला कि हमें सत्ता में ऐसे कोई भी क्रिमिनल लोग नहीं चाहिए जिसकी वजह से सत्ता में क्रिमिनल लोग कम हो जाएंगे और देश का कारोबार किसी अच्छे इंसान के हाथ में चला जाएगा। तो इसके वजह से देश का विकास हो सकता है, देश के नागरिकों का हाल अच्छा हो सकता है। पिछले 12 सालों में बीजेपी ने जितने भी कानून लाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए, डीमोनेटाइजेशन किया, एफडीआई या पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ना या स्कूल का प्राइवेटाइजेशन करना, इससे क्या सच में अच्छे दिन आए? जो भी ये चल रहा है क्या सच में भविष्य के लिए ये अच्छा है? जो हमें सामने अच्छा दिख रहा है उसके पीछे की सच्चाई कुछ अलग हो सकती है, क्योंकि काले धन के मामले में हर भारतीय को 15 लाख रुपए देने का वादा झूठा था। सरकारी स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करके सरकारी स्कूल बंद करवाना गलत है। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पे चुनाव लड़के पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़वाना ये भी गलत है। डीमोनेटाइजेशन करवाया, उसका रीज़न क्या है ये जनता को न बताना ये भी गलत है। देश में चल रहे आंदोलनों को नज़रअंदाज करना, अगर कोई इन देश का नागरिक आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबाना, या फिर इनकम टैक्स और ईडी जैसी संस्थाओं को अपोजिशन का आवाज़ दबाने के लिए यूज़ करना। बीजेपी पे तो ऐसे भी आरोप है कि जिस लीडर पे उन्होंने करोड़ों के घोटालों का आरोप किया था उसी के साथ 4 दिन बाद वो सत्ता में जाकर बैठे। देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करना और आम जनता पे लाठीचार्ज करना। सीजेआई ने यंगस्टर्स को कॉकरोच कहना और बॉर्डर पे जो चल रहा है उसको मीडिया के थ्रू देश की जनता तक पहुंचने न देना, ये सब किस तरफ इशारा करता है? ये सब सुनने के बाद एक ही इंसान का नाम जहन में आता है, वो है जर्मनी का हिटलर। हिटलर को भी लोग तब तक पूछते रहे जब तक कि उन्हें ये एहसास ना हुआ कि वो एक तानाशाह बन गया है। 2025 में तो बीजेपी इस बिल को पास नहीं करवा पाई, पर 2026 के मानसून सेशन में बीजेपी इसको फिर से सदन में रख सकती है। यहाँ पे कौन सही है कौन गलत ये तो पता नहीं है, पर लोकतंत्र में अगर किसी सरकार का चेहरा एक पार्टी न होकर एक इंसान बन जाए तो वहाँ पे तानाशाही का आरंभ शुरू होता है। लोकतंत्र में लोग मालिक और नेता सेवक होने चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है तो लोकतंत्र संकट में है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबा के रखना ताकि मेरा आने वाला अगला हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।